हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। स्पॉटिंग एरर्स की सीरीज में ये 13th क्लास है और इस क्लास में भी हम लोग एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में स्पॉटिंग एरर्स से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इनमें से 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, उनका एनालिसिस करेंगे और एरर फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सेंटेंस आपके सामने है, लिखा हुआ है A fire was started accidentally but we were able to put it out। ठीक है, पहले इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। क्या होगा? ए फायर वाज स्टार्टेड एक्सीडेंटली, मतलब आग दुर्घटनावश लग गई, लेकिन वी वर एबल, हम मतलब इस योग्य थे, टू पुट इट आउट, कि इसे बुझा दिया जाए। ठीक है, मतलब पूरा क्या हो गया इसका मीनिंग, आग दुर्घटनावश लग गई लेकिन हम उसे बुझाने में क्या है, एबल थे। ठीक है, सफल, मतलब सफल रहे कह सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें एरर फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहले पार्ट में ए फायर वाज स्टार्टेड, यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव में है। ठीक है, पैसिव वॉइस में है। लेकिन अगर हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे तो दुर्घटनावश आग लग गई अपने आप, किसी ने लगाई नहीं। जब कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तब सेंटेंस का वॉइस पैसिव होता है, लेकिन जब कार्य अपने आप हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक्टिव वॉइस में बनाना ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर हम लोग ये जो वाज है इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा सेंटेंस। अब फायर स्टार्टेड एक्सीडेंटली, आग अचानक या फिर दुर्घटनावश, एक्सीडेंटली मीन्स दुर्घटनावश लग गई लेकिन हम उसे बुझाने में सफल रहे। ठीक है, तो पार्ट ए में यहाँ पर एरर फाइंड आउट हुई। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या है, इसमें स्कार्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक। ठीक है, पहले इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। स्कार्सली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से। ठीक है, स्कार्सली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम चला ही था। व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक, जब उसके भाई ने उसे वापस बुला लिया। ठीक है, अब देखिए एरर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर स्कार्सली के बाद में सब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं जैसे स्कार्सली हो गया जो कि इस सेंटेंस में पूछा गया है। इसके अलावा हार्डली है। ठीक है, स्कार्सली, हार्डली, और कुछ शब्द और भी होते हैं जैसे रेयरली हो गया। ठीक है, रेयरली हो गया। ठीक है, और लगभग, और नो सूनर वगैरह। तो इस तरीके से जो ये एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं इनको। ठीक है, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, तो यहाँ पर इनके बाद में तुरंत क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैड आनी चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, स्कार्सली के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यही मिस्टेक कर दी उन्होंने। क्या पहले आना चाहिए था, हैड पहले आना चाहिए था, उसके बाद में ही आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट ए में मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ध्यान रखेंगे शब्द स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नो सूनर। ठीक है, इस प्रकार के कोई भी अगर एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज आते हैं तो इसके तुरंत बाद हैड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 में क्या पूछा गया है, देखिए आइदर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या होगा, आइदर और, ये देखिए कंजक्शन है आइदर और। इसका मतलब क्या होता है, या तो वह या उसके दोस्त। ठीक, इज मैनेजिंग दिस शो, इस शो का प्रबंधन, मैनेजिंग मीन्स क्या होता है, प्रबंधन करना, प्रबंधन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब अगर एरर की बात की जाए तो देखिए आइदर और, नाइदर नॉर, इस प्रकार के कंजक्शंस के द्वारा जब दो अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउंस को जोड़ा जाता है, रूल ध्यान रखेंगे, दो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट पर्सन ऑफ प्रोनाउन जब ऐड किए जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इनमें से, अब देखिए यहाँ पर पर्सन तो हो ही गया और नंबर भी ध्यान रखेंगे। नंबर मतलब सिंगुलर हो और प्लूरल हो, एक ही जैसे ना हो, तब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग आती है, हमेशा प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग आती है। और प्लूरल नंबर वाला जो प्रोनाउन होता है वो बाद में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, बाद में आता है। ठीक, ये पूरा रूल हो गया। मतलब क्या है, फिर से ध्यान रखेंगे, आइदर और, नाइदर नॉर के द्वारा अगर दो प्रोनाउंस जुड़े हैं और उनमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है, तो क्या होता है, जो प्लूरल वाला प्रोनाउन होगा
उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल वाला प्रोनाउन लास्ट में यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वाला प्रोनाउन जो यहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह लिखा, हिज फ्रेंड्स जो है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये तो सही है, ठीक है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ना आकर के किसके अकॉर्डिंग आई है, ही के अकॉर्डिंग, तो इसी को यहाँ पे सही कर देंगे, आर हो जाएगी प्लूरल, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर हो गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। फोर्थ सेंटेंस के पहले हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है। नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। अगर एरर की बात की जाए तो अभी दूसरे सेंटेंस में ही बताया गया था, स्कार्सली, ठीक है, हार्डली और रेयरली और नो सूनर, इस प्रकार के अगर कोई शब्द आते हैं, इस प्रकार के एडवर्ब आते हैं, तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा, ठीक, हैड। और यहाँ पर क्या है, पहले सब्जेक्ट दे दिया उन्होंने, प्रोनाउन का यूज कर दिया, तो इसलिए क्या हैड यहाँ पे आ जाएगा पहले नंबर पर, ठीक है। अब सही है ये। तो एरर किस पार्ट में होगी, पार्ट बी में। अगर हिंदी अनुवाद की बात की जाए तो क्या होगा, नो सूनर का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं कॉलेज के लिए निकला ही था, स्टार्टेड फॉर कॉलेज मतलब कॉलेज के लिए निकला ही था, देन इट बिगेन टू रेन, कोई बारिश शुरू हो गई, ठीक, बिगेन मीन्स स्टार्ट हो जाना, शुरू हो जाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, इसमें देखते हैं क्या एरर है। सेंटेंस नंबर 5 में वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको, ठीक है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट, देखो वन ऑफ द मतलब क्या होता है, में से एक, और में से एक का मतलब क्या है, कई में से एक को चुना जाएगा। मोस्ट वाइडली स्प्रेड का मतलब होता है, मोस्ट वाइडली का मतलब व्यापक रूप से, मोस्ट वाइडली का मतलब क्या है, व्यापक रूप से, स्प्रेड माने फैलने वाली, बैड मीन्स बुरी, हैबिट मीन्स आदत, इज द यूज ऑफ टोबैको मतलब तंबाकू का सेवन या फिर तंबाकू का प्रयोग है। अब पूरा इसका हिंदी अनुवाद क्या निकला कि वाइडली, मोस्ट वाइडली स्प्रेड मतलब तेजी से या फिर व्यापक रूप से फैलती हुई बुरी आदतों में से एक क्या है, तंबाकू का सेवन, ठीक है। अब एरर देखते हैं। जब वन ऑफ द का यूज हो जाए तो इसका मतलब हम जिसमें से चुन रहे हैं वो प्लूरल में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखा हम लोगों ने, ये जो हैबिट, क्योंकि हैबिट में से चुना जा रहा है ना, व्यापक रूप से फैलने वाली बुरी आदतों में से, तो यहाँ पर हैबिट से ये प्लूरल में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पार्ट सी में एरर हो गई, क्योंकि चुना जाएगा तो कई में से चुना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या एरर है। सेंटेंस नंबर 6 लिखा हुआ है चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन, ठीक है। अब देखिए चिल विंड ब्लू, अर्थ अगर इसका निकाला जाए तो यहाँ पर क्या निकल रहा है कि ठंडी हवा चली, सेकंड फॉर्म है ये, ठंडी हवा चली, और आइसी फिंगर्स माने ठंडी उंगलियां, डेथ मीन्स मृत्यु की, क्रेप्ट अप माई स्पाइन मेरी स्पाइन मीन्स क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पर तक पहुंची, ठीक, रेंगना, क्रेप्ट मीन्स होता है रेंग कर पहुंचना, चलना, ये इसका अर्थ हो गया। यहाँ पर मतलब कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी थी, ठीक है। तो अब देखेंगे पहले पार्ट में जो ये ए चिल विंड ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ पर ए तो हमारा आर्टिकल हो गया है ना, ए क्या है, आर्टिकल है, और आप लोग जानते हैं आर्टिकल्स का यूज जो है वो हमेशा नाउन की स्थिति को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है, ए के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन, ठीक। और इस पूरे अगर सेक्शन में देखा जाए तो नाउन क्या है, ये नाउन है विंड, ठीक है, विंड। जब ये नाउन हो गया एक, अब यहाँ पर जो चिल है ये इस नाउन की विशेषता को बता रहा है, तो ये पोजीशन एडजेक्टिव की होनी चाहिए, है ना। जब नाउन एक पहले से ही आ चुका है विंड, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव होना चाहिए, और एडजेक्टिव जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा, चिली मीन्स ठंडी, ठीक है। A chilly wind blew and icy fingers of death crept up my spine। तो एरर पार्ट ए में यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। ध्यान रखेंगे क्या, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा आप सोच रहे होंगे तो फिर चिल है क्या, ये नाउन था, ठीक, ये नाउन था, और दोनों दो नाउन एक साथ थोड़ी ना आएंगे, तो नाउन हटा करके क्या, क्योंकि विशेषता बता रहा है इसलिए नहीं आएगा, तो एडजेक्टिव बना देंगे उसको। सेंटेंस नंबर 7, सेंटेंस नंबर 7, अब देखिए इसमें क्या एरर है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। सच मीन्स क्या होता है, ऐसे, ठीक, रूल्स माने नियम, डू नॉट अप्लाई माने लागू नहीं होते हैं, टू यू एंड आई तुम पर और मुझ पर। अब देखिए ये पार्ट सी में तुरंत एरर मिल गई, ये जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएंगे वो किस केस में होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए।
और क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है तो यहाँ पर यू तो ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन आई सब्जेक्टिव केस में दिया गया तो आई को हटा करके यहाँ पर मी लग जाएगा। इस तरीके से सी पार्ट में एरर फाइंड आउट हुई। चलिए, तो इसका ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। और पोजीशन ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा कहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, केस कहाँ पर कौन सा लगना चाहिए, सब्जेक्ट इधर है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आएंगे, है ना। सेंटेंस के पार्ट्स आपने पढ़े होंगे, दो होते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के हिस्से में सब्जेक्ट से संबंधित सारी चीजें आती हैं, हेड वर्ड हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, सब कुछ। प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट का है, मतलब ये जो इधर का हिस्सा सेंटेंस का प्रेडिकेट है, तो सीधी सी बात है इधर सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। अब देखिए लिखा है इसमें, IIM कलकत्ताज MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री, ठीक है। अब पहले इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। IIM कलकत्ताज MBA प्रोग्राम मतलब IIM कोलकाता का MBA प्रोग्राम जो है वो कंसीडर्ड माने माना जाता है, क्या माना जाता है, रिगार्डेड है, अच्छा रिगार्डेड वो भी सही है, ठीक, माना जाता है एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री, मतलब देश में सबसे अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। अब एरर देखते हैं यहाँ पे, IIM कलकत्ताज MBA अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम सिंगुलर है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आई है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है, ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आई है, इसके पहले द आर्टिकल का यूज, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर है इसमें। चलिए सेंटेंस नंबर 9, इसमें देखते हैं क्या एरर है कोई। In these days of inflation, a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, कह रहे हैं इन these days of inflation, महंगाई के, इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई, ठीक है, इसके मीन्स महंगाई। तो महंगाई के इन दिनों में ए 10 रुपीज नोट, एक 10 रुपए का नोट, विल नॉट बाई यू इवन एन ऑर्डिनरी मील, आपको एक साधारण भोजन भी खरीद नहीं सकता है, ठीक है। अब एरर देखिए यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, जब कभी न्यूमरल एडजेक्टिव आता है और इसके साथ में ये देखिए रुपीज लिखा हुआ है, नहीं 10 रुपी नोट, ठीक है, 10 रुपी नोट, भाई नोट तो एक ही है ना, 10 रुपी नोट, तो एरर हो गई भी पार्ट में, ठीक है, पार्ट बी। चलिए लास्ट सेंटेंस आज का देखते हैं, सेंटेंस नंबर 10। पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैराडाइज बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, हिंदी अनुवाद क्या होगा, पैराडाइज लॉस्ट इज ए एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट एक, एपिक माने होता है महाकाव्य, महाकाव्य एक बड़ी कविता, ठीक है, महाकाव्य, महाकाव्य कविता है, ठीक है। अब इसमें एरर देखेंगे, अच्छा पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने, इसका कोई संबंध नहीं है सेंटेंस से। ग्रामेटिकल एरर इसमें कहाँ पर है, पैराडाइज लॉस्ट इज, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आई हुई है, लेकिन एपिक जो यहाँ पर ये आया हुआ है, ठीक है, इसके पहले ये देखिए आर्टिकल ए का यूज कर दिया इन्होंने, ये नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, एन होगा, एन एपिक पोएम, ठीक है। देखिए पोएम तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन है, और एपिक क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन हम जब आर्टिकल का यूज करेंगे तो ए एन को लिखते समय उसके सामने जो भी शब्द है, ठीक है, उसके उच्चारण का पहला लेटर देखते हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या निकल रहा है, एपिक, एपिक, ठीक है, या फिर एपिक भी कह सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला का ये स्वर है, इसीलिए यहाँ पर एन लगना चाहिए, ए नहीं लगेगा, ठीक है। तो एरर जो है वो पार्ट सी में फाइंड आउट हुई। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस को यहाँ पर पढ़ा, उनमें एरर फाइंड आउट की, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, ये सारी चीजों को सीखना होगा, और प्रीपोजिशन वगैरह याद करने पड़ेंगे, कंजक्शंस का प्रयोग सीखना होगा, तो आसानी से आप लोग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। बने रहिए गोल्डन रेस करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।